याद सदा चाहे जान मेरी ये रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। हमारी जाबाज भारतीय सेना का ये वो हरा रंग है जो कि हमें देशभक्ति से भी जोड़ता है, देश की सुरक्षा की भावना को भी दृढ़ संकल्प के रूप में अपनाने की सीख देता है। तो आइए इस आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर आपकी मुलाकात कराते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे ही जाबाज अफसर से जिनका नाम ही शेर है। जी हाँ, ये वो भारतीय सेना के शेर कहे जाते थे जिन्हें किसी ज़माने में दोनों दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान और चाइना के दोनों के पसीने छुड़ाने का अनुभव प्राप्त है। तो आइए हमारे साथ एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में मुलाकात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शेर अमर सिंह। मेरी ज़मीं अफ़सोस में जो तेरे लिए सादर से महफूज रहे तेरी याद सदा चाहे जान मेरी ये रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। आज हिंदुस्तान की आज़ाद आबोहवा में यदि हम महफूज हैं तो उसका पहला और सीधा श्रेय जाता है हमारी भारतीय सेना को। और भारतीय सेना में भी कई ऐसे जाबाज अधिकारी हैं, जाबाज अफसर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय सेना के नाम, हमारे भारत देश की सुरक्षा के नाम पर समर्पित किया है। आज हम आज़ादी के अमृत वर्ष की तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं और आज आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पूरा जीवन जो है भारतीय सेना के नाम न केवल दिया है बल्कि उनके आवाज़ में भी आज़ादी की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, आंखों में 3 रंगों का जज्बा है और बातों में आज भी देशभक्ति परिलक्षित होती है। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात कराएंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री शेर अमीर सिंह जी से, जो कि परम विशिष्ट सेवा सम्मान और अति विशिष्ट सेवा सम्मान से भी नवाजे गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। जैसा कि मैंने कहा कि सर का नाम ही शेर अमीर सिंह है, जिनके बातों में ही शेर जैसा अंदाज हो, जिनके अंदाज में ही शेर जैसा कड़कपन हो और जिन्होंने पूरा जीवन हमारे भारतीय तिरंगे के नाम समर्पित किया है। आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे मुखातिब कराते हैं। सर, मुझे याद है अभी आपसे बातचीत के दौरान आप बता रहे थे कि आपने 1965 की लड़ाई को भी बहुत करीब से देखा है, उसमें आपने भारतीय सेना का झंडा बुलंद किया है और सन 1971 में भी आपने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा के लिए जो है अपने जीवन को समर्पित किया है। आज आज़ादी के इस अमृत वर्ष में जब हम 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मना रहे हैं, कितना गर्व होता है सर आपको एक जाबाज भारतीय सेना ऑफिसर होने का? ये जो आपने अभी कहा, मैं ये कहूँगा कि ये पूरी जो व्यक्ति अभी सर्विस में हैं, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स में, उनके ऊपर लागू है, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, सब ने सेवा की है। मेरा जो है आज़ादी की बात की आपने, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। 1947 में जब आज़ादी मिली तो मैं 12 साल का था, होश थी, सब कुछ देखा हमने। मैं लाहौर में था, वहाँ जो हमारे उस वक़्त 44, 45, 46 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का IRA का बड़ा जिक्र होता था, तो हमने वो दौर देखने का भी मौका मिला। और छोटे छोटे थे, जब हम जाते थे इन कामों के लिए तो आवाज़ आती थी, लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लो शादवास, जो कि नेताजी के 3 अफसर थे जिनका के ट्रायल हुआ था लाल किले में। सर भोला भाई देसाई ने उनको डिफेंड किया था। एनीवे, वो तो मैं हिस्ट्री के तौर पे आपको बताता हूँ। तो उसके बाद 53 में ग्रेजुएशन से 16 पहले मैं NDA में गया, जो कि अभी खड़गवासला में है,
और 57 में मैं अफसर बना डोगरा रेजिमेंट में, जो कि हिमाचल और JNK से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं के निवासी हैं ज़्यादा। नौकरी शुरू करने के कोई 7-8 साल बाद मौका मिला 65 की लड़ाई में। 65 की लड़ाई में मैं था जम्मू कश्मीर में, राजौरी सेक्टर में, जो कि बड़ा एक्टिव था। और वहाँ से जब वो घुसपैठिए आए तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया, पुंछ और राजौरी के एरिए से। तो हमारा जो पहला मुकाबला लड़ाई से पहले जो हुआ था वो उन्हीं के साथ हुआ, जम्मू कश्मीर में, राजौरी में। एनीवे, बाद में जब वो ओपन लड़ाई हो गई शुरू सितंबर में, आई थिंक, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उस वक़्त वो घुसपैठी आके एक जगह थी OP हिल, उस पे बैठ गए। फिर हमने उनको अटैक किया और निकाला। और वो जो है एक उस एरिया की और उस एरा की एक बड़ी घमासान लड़ाई मानी जाती है। हमने बहुत नुकसान किया उनका। हमारी डोगरा पलटन थी, एक हमारी सिख पलटन थी और एक थी सिख एलाई, तीनों ने मिलके, और बाकी हमारी सपोर्ट में थी महार और दूसरे। तो उनको हमने नुकसान हुआ, हमारा भी हुआ, उनका भी हुआ। एक रात में आपको मैं बताऊं जी, हमारे डोगरा रेजिमेंट के सिर्फ 3 अफसर और 53 जवान शहीद हुए एक रात में। 3 अफसर और 53 जवान, बड़ा ही बड़ा। पर देखने की बात यह है कि अपना ऑब्जेक्टिव था, पूरा किया और पाकिस्तानी को अच्छा, उनको अच्छी तरह पीटा हमने और वो वहाँ से भाग गए, छोड़ गए, अपनी लाशें भी छोड़ गए और ख़ुद भी चले गए। और इसको एक 65 की लड़ाई का एक बहुत अहम लड़ाई जो है वो मानी जाती है। और बाकी और भी ड्यूटीज़ मिली, जहाँ जहाँ घुसपैठिए जाते थे हम पेट्रोलिंग दे के उनके पीछे जो ड्यूटी थी वो करते थे। तो ये तो हुआ 65 का। और बाकी जगह भी ऐसे लड़ाई की लाहौर फ्रंट भी थी, दूसरी जगह भी थी, इधर डेजर्ट में भी थी, पर मैं बात कर रहा हूँ अभी JNK के एरिए की। उसके बाद 71 में उस वक़्त और हमारी सर्विस हो गई थी। उस वक़्त मेरी 14-15 साल की नौकरी थी। फ़ौज को अच्छी तरह समझ गए थे और फ़ौज हमें समझ गई थी। तो फिर हमें भेजा गया एक स्पेशल मिशन पे बांग्लादेश में, जहाँ मैं अभी आज बता सकता हूँ आपको। हमारी बाकी ड्यूटीज़ में से पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के अलावा मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना भी था। और उसमें मेरे को मौका मिला उनको करीब से देखने का। और बाद में उनके जो बड़े बड़े अफसर हुए वो सब मेरे कुलीग थे। तो सब उस वक्त मेजर था, कोई कैप्टन था मेरी तरह, बाद में तो कोई जनरल बना, कोई कुछ बना, कोई प्रेसिडेंट भी बना, जैसे ज़ियाउर रहमान, वो भी मेरे साथ था सिलेट में वो। तो ये था 71। और 71 की लड़ाई के बारे में एक चीज़ कहूँगा मैं आपको। दुनिया में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, पर किसी लड़ाई में 15 दिनों के अंदर एक नया देश नहीं खड़ा हुआ। ये चीज़ें हमें एज एन इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी मालूम होनी चाहिए। आप कोई देख ले, पूरी दुनिया का जायज़ा ले लें आप, आपको नहीं मिलेगा ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि 15 दिन के अंदर एक नए मुल्क का ऊपर खड़ा हुआ, दैट इज़ बांग्लादेश। बाद में मौका मिला मेरे को पूरा बांग्लादेश जाने का, लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, उनकी जो फ़ौज थी उनसे
और जब मैंने इतना देखा है कि उस वक़्त जितना मोराल लो था पाकिस्तान का, वो देखते ही बनता था बिल्कुल। और इसकी मैं हिंदुस्तानी फ़ौज को और साथ में, क्योंकि मुक्ति बाहिनी वालों को सब पता था उनका क्या कहाँ है, उनकी भी काफ़ी योगदान था। मैं ये आपको एज ए नॉलेजेबल पर्सन जिसने देखा है ये बताता हूँ। एनीवे 71 की लड़ाई एक बड़ी मानी हो जाए। एक और चीज़ जो कि 71 की लड़ाई में मैंने देखी कि जैसे पूरा मुल्क और जैसे हमारी पूरी जो सिविलियन लीडरशिप थी, जैसे उन्होंने काम किया यहाँ, और जैसे इस चीज़ को दुनिया को बताया एज ए डिप्लोमेटिक मूव, उसकी मैं उस वक्त की हुकूमत को बड़ा उनकी सराहना करता हूँ। कोई भी हो, हमें फौजी होने से इसके कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हिंदुस्तान का नाम कैसे ऊंचा हुआ उस वक़्त। और दूसरी चीज़, सारी लीडरशिप किसी भी पार्टी की हो, वो इकट्ठे हुए। अलायंस था, लोगों को इस चीज़ का ख्याल था कि ये मुल्क के लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं है। सर, और भी आपके दिल की बात जानेंगे, और यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दें कि जब हम भारत देश की सेवा करते हैं और जब भारतीय सेना का पहलू आता है तो रणनीति के साथ कूटनीति की भी अहम भूमिका और अहम योगदान होता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ लगातार बातचीत में, साक्षात्कार में बता रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री शेर अमीर सिंह जी कि उस दरमियान जब बांग्लादेश बना तो ये पहला ऐसा मौका था भारतीय सेना के इतिहास का जब 15 दिन की लड़ाई के बाद किसी देश का निर्माण हुआ हो, और एकमात्र ऐसे वो जांबाज ऐसे अफसर रहे जिन्होंने बहुत करीब से इस न केवल रणनीतिक लड़ाई को देखा बल्कि कूटनीति का वो हिस्सा भी रहे। सर, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपने नॉर्थ ईस्ट में भी जो है अपनी अफसर यस लेटर ऑन एज ए मेजर। नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम जो है 1956 से शुरू हुई है, जब ये फीजो वगैरह खड़े हुए नागालैंड में। और बेसिकली ये प्रॉब्लम हुई एथनिक प्रॉब्लम, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो थोड़ा दूर रहे मेनलैंड से, और मेनलैंड ने भी नहीं कोशिश करी उनको असिमिलेट करने की। एहसास हुआ कि देश को आज़ादी ठीक है, पर उसको इतना बड़ा मुल्क है, इट्स ए कॉन्टिनेंट साइज कंट्री, इसको इंटेग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आप कर रहे हैं। अब कोशिश हो रही है। ये कोशिश अगर शुरू से हो जाती और उन लोगों को ये फीलिंग ना दी जाती कि आप वो नहीं हो, आप हमारे साथ हो, हिंदुस्तानी हो, अपने हो, और उस एरिया में डेवलपमेंट भी नहीं ज़्यादा हुई थी। और एक और बताऊं नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जापानीज़ का जो इन्वेजन था वो इम्फाल से आया, नॉर्थ ईस्ट से। पहले जो है बर्मा के बाद जो जापानीज़ एडवांस किए, और उस वक़्त वो थोड़े उनको ये फ़ौज का वो कोहिमा तक हुआ थी, ठीक है ना। पर उसके बाद भी हम जागे नहीं। एक तो उस वक़्त हुकूमत अंग्रेज़ों की थी, पर 56 में जाके फिर ये जब खड़ा हुआ तो फिर ध्यान देना शुरू किया, और उसके बाद फ़ौज को वहाँ भेजा गया। और वहाँ एक चीज़ है कि मैंने बहुत नौकरी करी उधर, उन लोगों को ये फीलिंग देनी चाहिए हमेशा कि हम और आप एक हैं, हिंदुस्तानी हैं पहले, फिर हैं आप नागालैंड के हैं या मणिपुर के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये इंसर्जेंसी बढ़ी, अभी भी आप देखते हैं कि अभी भी वहाँ ग्रुप हैं, पर वो सारे अंडर कंट्रोल हैं, अभी वो अभी अंडर कंट्रोल हैं। तो उस वक़्त उनको बाद में इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? चाइना ने। उनको तब तक हमारे चाइना के साथ थोड़ा होने लगी छिक छिक, तो उन्होंने उनको हथियार देने शुरू किए।
कहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे, पर हथियार तो हमने देखे हैं ना कि इनके पास चाइनीज़ हथियार हमने कैप्चर किए हुए हैं। तो वहाँ पे दिस इज़ वेयर इट कम्स इन, कभी डिप्लोमेसी एंड दिस थिंग गो टुगेदर, एंड देयर हैज़ टू बी ए वेरी क्लोज लिंक, एवरीथिंग वंस इज देयर, पॉलिटिकल मास्टर्स डिसाइड एवरीथिंग, आर्मी एक्सिक्यूट्स इट। तो उनको जो है ना, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट, एंड दैट शुड इन ए डेमोक्रेसी ऑलवेज रिमेन द स्टार्ट पॉइंट। नहीं तो हमारा पाकिस्तान वाला हाल होगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मिल के चले। आर्मी को या आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है हिंदुस्तान की रक्षा, वो हमारा फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान की रक्षा हमारा फ़र्ज़ है, ऐसा कुछ कहना है शेर अमीर सिंह जी का। और उन्होंने बातों ही बातों में दो बड़े दुश्मन देशों के साथ उनके अनुभव भी हमारे साथ साझा किए हैं। जम्मू कश्मीर में रहते हुए राजौरी कैंप में जब उन्होंने पाकिस्तानी मुठभेड़ियों का सामना किया और पूरी तरह से जो है उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, यानी कि हमारी देश की सरहद को पार करने का मौका नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए हमारे दूसरे दुश्मन देश चाइना की मिली भगत, और कहा जाए चाइना जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड और सिक्किम में घुसपैठ कर रहा था, हथियार वहां पर सप्लाई करने की रणनीति पर काम कर रहा था, उस दरमियान भी भारतीय सेना के एक जाबाज ऑफिसर होने के नाते शेर अमीर सिंह जी ने भारतीय सेना की इस अफसरी का पूरा धर्म निभाया है। सर, बहुत सारी आपसे बातें कर ली। आज आपकी नज़रों में हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। आज की दौर में आपकी नज़र में आज़ादी के मायने क्या हैं और आप किस तरह से आज के नौजवानों को आज़ादी का पाठ पढ़ाना चाहेंगे? इसके बारे में आई एम नाउ 87 ईयर्स ओल्ड, व्यूज़ हैं मेरे। आई थिंक आवर यूथ नीड्स ए डायरेक्शन। अभी वो दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। आज जहाँ देखिए आप, मैं महू की इंदौर की बात करता हूँ, शाम को जाइए आप, कितने लोग यंग सड़कों पे खड़े हैं, हमारा इधर का मार, इधर स्कूटर पकड़। उनका यही है कि आज जल्दी से जल्दी बाप के पैसे से स्कूटर मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, और ये जो आजकल चला है ये है एक मोबाइल मिल जाए, बस। नहीं, उनको ज़रा इससे आगे बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ें हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में, कहनी चाहिए। मैं यूथ से ये कहूँगा कि जितना भी आप अपने रीजनल और अपने इलाके के ख्याल से निकलकर पूरे भारत का सोचें, भारत का सोचें कि मैं अभी यंग हूँ, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है और कैसे मैंने वो करनी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी प्रॉब्लम है। इतना बड़ा, इतनी पॉपुलेशन वाला 1.34 बिलियन पॉपुलेशन है, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं। हमें उनको समझना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको समझना चाहिए, और हमें उनकी कभी एकदम नहीं सब कुछ होता, टाइम लगता है। 75 साल हो गए आज, इसीलिए हम बैठे हैं आज इधर। पर इस चीज़ का थोड़ा हमारी यूथ के लिए कि और समझें, अपना जो टाइम है उसको बर्बाद नहीं करें, उसको यूटिलाइज करें, और ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लें जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और देश की भी उन्नति हो। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दे मस्ट। और इनमें जो आजकल जो यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं, इनका भी रोल है। उनको शुरू से इस चीज़ का बच्चों को करना चाहिए। ये है मेरा। मैं कई बार बड़ा वो लगता है कि क्या हो रहा है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है। मैं तो कई बार समझा भी देता हूँ बच्चों को, मैंने कहा देखो बेटा, क्या कर रहे हो इधर सड़क पे घूम के, कंट्रीब्यूट करो, कुछ सोचो। हम इतने बैठे हैं यहाँ रिटायर्ड अफसर, हमारे पास आओ, बातचीत करो, कुछ हम मदद करें, कुछ सिखाएं हम आपको। यहाँ आप जहाँ मैं रहता हूँ, अभी यहाँ बैठे हैं, इसके पास 150 अफसर सेटल्ड है यहाँ पे, और जवान और हैं।
मैं अपने अफसरों को भी बोलता हूँ कि भी हम भी अपना ये नहीं कि अपना ठीक है बड़ा घर मिल गया, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग गई, सब्र करें नहीं, हमें भी उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर हम कांटेक्ट, अभी तो नहीं पर पहले तो मैं बुलाया करता था घर कि भी आओ फौज में जाना है या वैसे कोई करना है तो मेरे से बातचीत करो, कोई पता लगेगा, कोई जनरल नॉलेज बढ़ेगी आपकी। सुंदर। एक आज़ाद योद्धा की यही खूबी होती है कि वो सदैव आज़ादी के लिए ही जीता है, देश के लिए ही जीता है। उसकी हर सांस 24 घंटे 365 दिन देश के लिए ही उनका दिल धड़कता है। और उन्हीं में से एक हैं जांबाज सेना के अधिकारी शेर अमीर सिंह जी। सर, जाते जाते क्या संदेश होगा हिंदुस्तान वासियों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और वो दर्शक जो फिलहाल इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने आज़ादी को जिया है, आज़ादी की जो लड़ाई है उसको आपने बहुत करीब से देखा है, इस देश के लिए मर मिटने की कसम आपने खाई थी और पूरा जीवन भारत के 3 रंगों के लिए कर दिया है, तिरंगे के नाम कर दिया है। हमें अपनी, जैसे बात कर रहे थे पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गुड सिटीजन वो निभाइए आप। और इसके अलावा जहाँ भी जो भी आप जिस लेवल पे भी हैं देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो हर एक उम्मीद देश से ना रखें, ये भी देखें कि आप क्या कर सकते हैं देश के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि इज्जत देते हैं आप फौज को, डिफेंस फोर्सेस को, पूरी को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, इसीलिए शायद आप यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि आपके दिल में ये विचार है। पर उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो देश की ड्यूटी भी है, अपने जो जवान हैं सर्विंग और रिटायर्ड, जो अफसर हैं उसको इतना कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ठीक पेंशन दे देती है, ख्याल रखती है, पर हमारे जो जवान रिटायर्ड हैं आप देखें कि 37-38 साल की उम्र में रिटायर होके आ जाता है। बच्चे उसके कितने 12-13 साल का बड़ा होगा, 15 का होगा। उनकी रिहैबिलिटेशन, उनकी पढ़ाई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, पर इसकी तरफ ध्यान और देना चाहिए। दूसरा, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको जो हमारे रिटायर्ड फौजी जवान ख़ास तौर पर, अफसर अपने आप को देख सकता है, मैं ये नहीं, ये सीधी बात है, जवान को ज़्यादा ज़रूरत है, जवान का ख्याल रखो। क्योंकि हमारा फौज में ये है, मैं कहा करता था जब बहुत जवानों को मौका मिलता था बातचीत करने का, काफ़ी उन मोटिवेट करने का, तो मैं एक कोट किया करता था अपने अफसरों को। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, अपने आप को कहते हैं। और मैं ये कहता हूँ अफसरों को ये मोटो होना चाहिए, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। कितनी ऊंची बात है ये। जो अफसर अपने आप को जवान से आगे रखता है, हमारा जो मोटो है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, सर्विस बिफोर सेल्फ, बहुत बड़ी बात, सर्विस बिफोर सेल्फ, बहुत इम्पोर्टेंट। ये हमारे इधर लिखा रहता है हर एक क्रेस्ट के ऊपर, और फौज का भी यही मोटो है। तो हमें यही रखना, ये मैं अपने अफसरों को बोलता हूँ, जो सीनियर जो हैं, जिनके नीचे जवान कुछ चाहे 10 जवान है काम करते हैं, उनको देखो, उनका पहले अपना। और बाकी ठीक है, मैं देश को, आपको इस 75 इयर्स के ऊपर बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, पर इसको एक सिंबॉलिक चीज़ ना बनाइए, अमल करिए। सिंबॉलिक नहीं, सिंबलिज्म ठीक है, झंडे लगा लो, ठीक है, झंडा मेरे को अगर कोई बोले तो भाई हमने तो झंडे के नीचे अपना सब कुछ न्यौछावर क्या दिया है। और ये 2 चीज़ें, और एक अपना जो भी आपका फेथ है उसमें कायम रहो। कोई भी फेथ आपको
गलत चीज़ नहीं। वो भी कहते हैं देश प्रेम, देश पहले। वो हमारे वो गुरुद्वारे में कभी जाओ आप तो अरदास करते हैं, एंड में बोलते हैं कि मुझे भगवान देश सेवा और फौज की सेवा का मौका दे। ये चीज़ें जो है हमारे में समानी चाहिए, इससे आगे कभी भी रोम वॉज़ मेड इन ए डे, टाइम लगता है। 75 साल एक कंट्री के उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, आगे बढ़ना है, पर ये बढ़ा के। चलिए, बड़ी बात है। ये 75वीं सालगिरह जो है ये भारत का नया उदय लेकर भी आएगी और देश सर्वोपरि है। ये भारतीय सेना का वो जज्बा है जो कि सीधे तौर पर हमें बताता है कि हम जो काम करें, जो कर्तव्य परायणता से काम के कदम के रफ्तार को आगे बढ़ाएं, उसमें राष्ट्र को सबसे पहले माने, राष्ट्र को सर्वप्रथम माने और देश के लिए सदैव कुछ हद तक अपना योगदान ज़रूर दें, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर ही दें। ऐसा कहा गया है, मैंने भी किसी किताब में पढ़ा है कि शेर उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, शेर शेर होता है और जब शेर दहाड़ता है तो कहा जाता है कि दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ऐसे ही शेर अंदाज के साथ जीते हैं शेर अमीर सिंह जी, और भारतीय सेना का उन्होंने न केवल मनोबल ऊंचा किया है बल्कि हमारे दोनों दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन दोनों को सबक सिखाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। एमपी न्यूज़ की पूरी एडिटोरियल टीम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शेर अमीर सिंह जी को रियल सैल्यूट करती है और आप जैसे ही जांबाज योद्धाओं के बाद हम आज आज़ाद आबोहवा में सांस ले पा रहे हैं। शायद यही हमारी स्वतंत्रता की सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत तस्वीर भी हमें दिखाती है। एमपी न्यूज़ पर आज लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे हमने ये आज़ादी को पाया है और आज 75वीं वर्षगांठ पर इस आज़ादी के मायने को आप भी बहुत अच्छे से जान समझ लीजिए ताकि आने वाले कल में आप भी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को अदा कर सकें। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ।